अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं फिर। हम लोग जो है वो सिस्टम्स ऑफ जस्टिस हम कर रहे थे, और सिस्टम ऑफ जस्टिस में हमने ये बता दिया था कि सिस्टम ऑफ जस्टिस को डिफाइन करने के दो पैटर्न है। एक मेटाफिजिकल कंसेप्शन है और एक पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है। पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस जो है वो डिराइव करता है विल ऑफ द पीपल से नोशन ऑफ जस्टिस। और फिर ये बताया था कि जो कंटेम्प्ररी वर्ल्ड है उसके अंदर जो बहुत ताकतवर पॉलिटिकल आइडियल्स रहे हैं, उनमें से एक जो सबसे ताकतवर पॉलिटिकल आइडियल रहा है हिस्टोरिकली पिछले 200 साल से, वो फ्रीडम है। और फ्रीडम को एक पॉलिटिकल आइडियल के तौर पर मुख्तलिफ सिस्टम्स ऑफ जस्टिस एक्नॉलेज करते हैं। और उनमें जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो सिर्फ ये है कि कौन सा सिस्टम ऑफ जस्टिस ज्यादा फ्रीडम ग्रांट करता है इंडिविजुअल को, चाहे लिबरल्स हो, चाहे वेलफेयर थियरिस्ट हो, चाहे एगैलिटेरियन हो। मुख्तलिफ जो व्यूज हैं, फेमिनिस्ट हैं, इसी तरीके से कम्युनिटेरियंस हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जो फ्रीडम को आइडियलाइज करते हैं। और इनमें से हर एक का दूसरे सिस्टम के बारे में ये ख्याल है कि वहाँ पे फ्रीडम की पॉसिबिलिटी हमारे मुकाबले में कम है, और हमारे पास जो फ्रीडम की पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है। फिर हमने फ्रीडम को डिफाइन करने की कोशिश की और ये बताया कि फ्रीडम की एक आइडियल डेफिनेशन क्या होती है। फिर हमने ये बताया कि फ्रीडम को एब्सेंस ऑफ लिमिटेशंस के तौर पर जब लोग रिकग्नाइज करते हैं तो उनको ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है ये आर्ग्यूमेंट या ये क्लेम। क्योंकि जैसे ही वो कहते हैं कि फ्रीडम इज द एब्सेंस ऑफ लिमिटेशन, तो उनको तीन ऑब्स्टिकल्स जो है वो एविडेंट होते हैं उनके सामने: फिजिकल ऑब्स्टिकल्स, सोशल ऑब्स्टिकल्स और लीगल ऑब्स्टिकल्स। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि फिजिकल ऑब्स्टिकल्स को एलिमिनेट करने का जो मॉडल है वो यूरोप में या इनलाइटनमेंट थॉट में क्या रहा है। फिर हमने बताया कि सोशल ऑब्स्टिकल यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी रही है फ्रीडम को मैक्सिमाइज करने का एक लेजिटिमेट पैराडाइम। और दूसरा जो है वो सोशल ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने के लिए जो वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है वो एक सिविल सोसाइटी को जनरेट करने की कोशिश करता है, और सिविल सोसाइटी जो है वो रिमूव करती है सोशल ऑब्स्टिकल्स को विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी, ऐसा वो बोलते हैं। ये हमने देखा, डिस्कस किया। और आज जो है अब फिर सोशल ऑब्स्टिकल्स लीगल ऑब्स्टिकल्स से यानी कि सोशल ऑब्स्टिकल्स की रिमूवल के साथ आपको लीगल ऑब्स्टिकल्स की रिमूवल के लिए भी ज़रूरत होती है। और लीगल ऑब्स्टिकल्स को एलिमिनेट करने के लिए एक ख़ास किस्म की स्टेट, हर किस्म की स्टेट लीगल ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने की दावेदार नहीं होती। लेकिन लिबरल स्टेट्स या वेलफेयर स्टेट्स या एगैलिटेरियन स्टेट्स अपनी अपनी जस्टिफिकेशन रखती हैं लीगल ऑब्स्टिकल्स को एलिमिनेट करने की। तो ये जो लीगल ऑब्स्टिकल्स हैं इनको रिमूव करने के लिए आपको किसी न किसी मखसूस किस्म के कंसेप्शंस ऑफ फ्रीडम पर इन्हिसार करना पड़ता है। तो लीगल ऑब्स्टिकल्स को जो भी स्टेट स्ट्रक्चर रिमूव करने का दावा करता है वो फ्रीडम के कम से कम ये दो कंसेप्शंस प्रिज्यूम करता है। या तो वो नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम के थ्रू एलिमिनेशन ऑफ द लीगल ऑब्स्टिकल्स की कोशिश करता है, या फिर वो पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी की बुनियाद पर लीगल ऑब्लिगेशंस को या अननेसेसरी लीगल ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने की कोशिश करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीगल ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने के लिए नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम या पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम में क्या फर्क है। तो आज जो है हम नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम करेंगे। क्या ये बात आप लोगों की समझ में आई है या नहीं? नहीं नहीं, ये मुझे वो नहीं, थम्स अप नहीं करो, मैं कह रहा हूँ कि मुझे बात करो, बात समझ में आ गया है या नहीं वो कैसे पता चलेगा? हो सकता है तुम्हें गलत समझ में आया हो ना, तो मुझे जब गुफ्तगू करेंगे तो पता चलेगा।
जी आप सर, लोग सलाम अपने। अलैकुम सर। जी जी सर, भाई। ये कंपेयर जी 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 सर, ये बात आपने जो बताई है ये समझ में आई है बात के जब कभी हमें लीगल ऑब्स्टिकल्स या सोशल ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करना होगा तो ऑब्वियसली हमें किसी न किसी कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम को बेस बनाकर फिर हमने अपने उन ऑब्स्टिकल्स को दूर करने की कोशिश करनी पड़ेगी, और उसके लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम एज ए पैराडाइम के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यही मैं जैसे आपने अभी बताया। मैंने पिछली क्लास, ये इनकी चूंकि काफी लंबा गैप आ गया जी क्लासेस के जी बीच में, और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम का टॉपिक मैं शुरू कर चुका था, और मैंने ये बताया था कि फ्रीडम एज एबिलिटी और फ्रीडम एज आइडियल को मैंने डिफरेंशिएट किया था जी बहुत तफसील से। वो रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास होगी। और फ्रीडम को जब आप एज ए आइडियल लेते हैं तो उसकी उसमें फ्रीडम की हैसियत कुछ और होती है, और जब फ्रीडम को एज एबिलिटी लेते हैं तो उसकी हैसियत कुछ और होती है। वो लोग जो कि जी फ्रीडम को एज पॉलिटिकल आइडियल रिकग्नाइज करते हैं, वो फ्रीडम को एज आइडियल लेते हैं, फ्रीडम को एज एबिलिटी के तौर पे नहीं लेते। दुनिया में कोई भी ऐसी रियासत या दुनिया में कोई भी ऐसा माशरा नहीं रहा जो फ्रीडम को एज एबिलिटी के डिनाई करता हो। फ्रीडम एज एबिलिटी के तौर पर हमेशा एक्सेप्ट किया जाता रहा है हिस्टोरिकली फ्रीडम को। क्योंकि अगर फ्रीडम की एबिलिटी एबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में फ्रीडम को देखा जाए तो फिर तो दुनिया में कोई सिस्टम ऑफ जस्टिस फंक्शनल हो ही नहीं सकता। लेकिन हर सिस्टम ऑफ जस्टिस फ्रीडम को आइडियल नहीं करता। तो अगर फ्रीडम को एज एबिलिटी के तौर पे लिया जाए किसी सिस्टम ऑफ जस्टिस में, तो वहां पे फ्रीडम की हैसियत क्या होती है, ये हमने बड़े तफसील से डिस्कस किया था। फ्रीडम को जब भी हम एज एबिलिटी के तौर पर रिकग्नाइज करते हैं तो हम फ्रीडम को इंस्ट्रूमेंट समझते हैं, और जो भी हमारा आइडियल होता है उसकी रियलाइजेशन का जरिया होती है। तो फ्रीडम इज ए मीन टू एन एंड, इट्स नॉट एंड इन इटसेल्फ। जबकि जब आप फ्रीडम को एज आइडियल के तौर पर रिकग्नाइज करते हैं तो फिर फ्रीडम किसी मकसद के हुसूल का जरिया नहीं होती, बल्कि वो मकसूद बिज़ात होती है। ये क्रक्स था उस पूरे सेशन का, जो कि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है। और मेरा ये ख्याल है कि आपको उसको अच्छी तरह रिव्यू करना चाहिए और दोबारा से उसको देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम को हमारे यहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे लोग और अनफॉर्चुनेटली मजहबी लोग कंफ्यूज करते हैं फ्रीडम एज एबिलिटी के तौर पर, और उसे कन्वेंशनल नोशन ऑफ फ्रीडम जो कि रिलीजन के अंदर भी ग्रांट की जाती है, उस कन्वेंशनल नोशन ऑफ फ्रीडम से कंफ्यूज करते हैं। नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम जो है, में पहली चीज आप याद रखें कि नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम को वही लोग इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश करते हैं हिस्टोरिकली जिन्होंने फ्रीडम को एक आइडियल के तौर पर रिकग्नाइज किया, और वो फ्रीडम को किसी और दूसरे अलग फ्रीडम के किसी और पैमाने पे जज नहीं करते। फ्रीडम को जांचने का पैमाना फ्रीडम के अलावा कुछ और नहीं होता उन लोगों के लिए जो नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम को स्टेट स्ट्रक्चर के थ्रू इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम को जब हम पढ़ते हैं तो पहली चीज जो हम सबको पता होनी चाहिए वो ये कि नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव का मतलब जो है यहाँ पर बुरे के तौर पे नहीं है, और पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर अच्छे के तौर पे नहीं है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम इज नॉट मॉरल। यानी कि ये नहीं है कि वो लोग जो नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम पे यकीन रखते हैं वो कोई बुरा कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम एक्नॉलेज करते हैं, और वो लोग जो पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम पे यकीन रखते हैं वो कोई अच्छा कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम। जो टर्म है नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम की, उसको हम नेगेटिव क्यों कहते हैं, उसको हम
अभी एक्सप्लेन करेंगे आपको। और पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम को हम पॉजिटिव क्यों कहते हैं, इसे भी हम अभी डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो, मैंने जब ये प्रेजेंटेशन चल रही थी तो मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की थी कि फ्रीडम एक एबिलिटी है अगर, तो फिर फ्रीडम को आप किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हो। मिसाल के तौर पे जैसे मजहबी लोग होते हैं, तो मजहबी लोग ये कहते हैं कि भाई अल्लाह ने आपको दो रास्ते दिए, एक अच्छाई का और एक बुराई का। अब आप आज़ाद हो, अच्छाई के रास्ते पे चलो या बुराई के रास्ते पे चलो। अगर आप अच्छाई के रास्ते पे चलोगे तो आप कामयाब हो जाओगे, बुराई के रास्ते पे चलोगे तो नाकाम हो जाओगे। लेकिन इसके चॉइस आपके पास है। तो इसमें जो है वो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये एक जब एक लिबरल या एक फेमिनिस्ट या एक लिबर्टेरियन फ्रीडम का टर्म इस्तेमाल करता है तो इसका ये मतलब होता है। ये बिल्कुल मतलब नहीं होता उसका, क्योंकि नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम ये कहता है कि अगर फर्ज किया कि अच्छाई और बुराई पहले से तयशुदा है, तो आप अच्छाई का रास्ता चुनते नहीं है, बुराई का रास्ता चुनते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कंडेम्ड हो गए। अगर आप कंडेम्ड हो गए तो इसका मतलब ये है कि आपने गलत रास्ता चुन लिया, तो आपको तो सही रास्ता चुनना था। तो सही रास्ता तो वही रास्ता होगा जो पहले से किसी ने तय कर दिया। किसने तय कर दिया? मजहबी कॉन्टेक्स्ट में वो तय कर देता है अल्लाह ताला। जब अल्लाह ताला ने रास्ता पहले से ही तय कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि गुड हैज ऑलवेज प्रिसीडेंस ओवर योर राइट। राइट टू व्हाट? राइट टू डिटरमिन योर कंसेप्शन ऑफ गुड। So negative conception of freedom does not consider this notion of freedom as freedom in itself. Why? Because this consider freedom as instrument to realize the good that has already been determined by the God. And in this context, in the religious context, what I mean here, the religious context, the freedom is mean to realize the will of the God. If freedom is a mean to realize the will of the God, that means that freedom here is instrumental and the will of the God is ideal. If you are idealizing the will of the God, the freedom of an individual will be instrumental so as the individual himself or herself. तो नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम में जिस तरह फ्रीडम को डिफाइन किया जाता है वो कन्वेंशनल नोशन ऑफ फ्रीडम नहीं है, वो रिलीजियस नोशन ऑफ फ्रीडम नहीं है, वो एक डिफरेंट कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम है। जैसे दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का के सर का ताज बनाया हुआ है, वो नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम है। मोस्टली जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जिस कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम को इंस्ट्रूमेंटलाइज कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटलाइज नहीं, इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं, वो बुनियादी तौर पर नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम है। और नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम की जो आसान तरीन डेफिनेशन है, सिंपलिस्टिक डेफिनेशन है, वो ये है कि फ्रीडम मीन्स टू बी एबल टू डू व्हाट वंस वांट टू डू। आज़ादी का मतलब ये है कि मैं जो चाहना चाहूँ चाहूँ और जो चाहूँ वो हासिल कर सकूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी चाहत को के ऊपर कोई दूसरी चाहत नहीं है। मेरी चाहत जो है वो बजाते खुद मुकल्लिफ है खैर को शनाख्त करने में और शर को शनाख्त करने में। किसके लिए? कम से कम मेरे अपने लिए। लिहाजा नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम में फर्द जो है वो खैर को चूज नहीं करता, खैर को खल्क करता है, खैर को क्रिएट करता है अपनी मर्जी से, अपने इरादे से, अपनी विल से। और इस इरादा इंसानी को इरादा हक खुद इरादियत भी समझा जाता है। सही है? इसी को सेल्फ डिटर्मिनेशन कहते हैं। जब हम कहते हैं ना राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, तो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब ये नहीं होता कि ऑलरेडी डिटर्मिन्ड गुड्स में से आप किसी एक गुड को चूज कर लें।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सेल्फ डिटरमिन्ड नहीं हो। सेल्फ डिटरमिन्ड क्यों नहीं हो? बिकॉज द गुड हैज ऑलरेडी बीन डिटरमिन्ड बाय समवन एल्स एंड यू आर पिकिंग some one or two conceptions of good that has been defined or prescribed or institutionalized by someone else. So here you are using your choice to recognize the good that has already been determined by someone else. तो बताने का मतलब ये कि नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम हर फर्द को, हर इंडिविजुअल को ये हक देता है कि वो खैर को खल्क करे अपने लिए, अपनी इनफरादी हैसियत में, और अपनी उस तख्लीक के लिए वो फर्द ना तो किसी दूसरे इंसान को जवाबदेह है, ना वो माशरे को जवाबदेह है, ना वो रियासत को जवाबदेह है, ना वो मजहब को जवाबदेह है। और ये जिम्मेदारी है रियासत की, माशरे की और मजहब की या मजहबी कुव्वतों की और दूसरे फर्द की कि उसके इस हक को तस्लीम किया जाए और उस फर्द के लिए एक ऐसा दायरा, इनवायलेबल राइट, इनवायलेबल एरिया ऑफ नॉन इंक्रोचमेंट मुतय्यन किया जाए जिसके अंदर वो फर्द अपनी मर्जी से अपने खैर, शनाख्त करदा खैर को या तख्लीक करदा खैर को प्रैक्टिस कर सके, और अपनी उस प्रैक्टिस के लिए वो फर्द किसी दूसरे को जवाबदेह ना हो। और इसको जो रियासत मुमकिन बनाती है, वो रियासत आज़ादी को बुनियादी आइडियल के तौर पर रिकग्नाइज करने का दावा रख सकती है। और वो रियासत जो उस इनवायलेबल एरिया ऑफ नॉन इंक्रोचमेंट को डिफेंड करने में नाकाम रहती है या डिफेंड करने का वादा नहीं करती, वो रियासत अपने आप को एक आज़ाद रियासत या एक ऐसी रियासत जो आज़ादी को बुनियादी कदर के या बुनियादी आइडियल के रिकग्नाइज करती है, कहलवाने का हक नहीं रखती। इसका मतलब ये हुआ कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता ऐसे चलेगा कि क्या उस रियासत में फर्द अपनी इनफरादी हैसियत में खैर को डिटर्मिन करने का हक रखता है या नहीं, नंबर वन। नंबर टू, हक दे दिया गया है, लेकिन उस हक की बुनियाद पर क्या उसके लिए उसका एरिया ऑफ नॉन इंक्रोचमेंट प्रोटेक्ट है दूसरे इंडिविजुअल से, माशरे के दूसरे लोगों से, रियासत की दखल अंदाजियों से और मजहब की दखल अंदाजियों से? अगर ऐसा है और वो फर्द अपनी इंफरादी हैसियत में जो करना चाहे करे और उसे प्रैक्टिस भी कर सके और छुपाए भी नहीं, तो फिर ऐसी रियासत को आज़ाद रियासत कहलवाने का हक है, कम से कम नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम के कॉन्टेक्स्ट में। क्या ये बात आपकी समझ में आई या नहीं है? आप लोगों की जो जबरदस्त पार्टिसिपेशन है इस लेक्चर में और जिस इंथुजियाज्म के साथ आप लोग शरीक हुए हुए हैं और तरकी बतरकी जवाब दे रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके नतीजे में बार बार मुझे गहराइयाँ आ रही। जी सर, क्लियर है, ये चीजें क्लियर हो गई हैं। थैंक यू सो मच। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, इसमें एक चीज जैसे आप बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यूजुअली हमें ये हम देखते हैं कि पिछले 200 साल पहले 300 साल पहले जो रियासतें थीं, जो बादशाहतों के ज़ेर निगरानी, बादशाहों के ज़ेर निगरानी बादशाहती रियासतें थीं, उसमें हम यूजुअली कहते हैं यार कि वहाँ पे लोगों के पास कंपैरेटिवली फ्रीडम ज़्यादा था, वो क्योंकि उसके ऊपर इतनी ज़्यादा सर्विलेंस नहीं थी। और अब मॉडर्न स्टेट के अंदर सर्विलेंस का स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो बेसिकली असल में बुनियादी फ़र्क वो आज़ादी का तस्वुर है जो कि उस वक्त
जो प्रिवेल कर रहा था, और इस वक्त के जो हम मॉडर्न स्टेट्स के अंदर जो तस्वुर आज़ादी है उसके अंदर, यानी कि अगर उस वक्त कोई आज़ादी थी भी तो एज एन एबिलिटी के तौर पे देख रहा था वो इंडिविजुअल और माशरा। और इस वक्त जो आज़ादी का तस्वुर है, गो के अभी सर्वेलेंस बहुत ज़्यादा है और बहुत कहीं ज़्यादा हेजेमोनिक, यानी कि इंसान के ऊपर जकड़बंदी है। पर उसके बावजूद भी जो आज़ादी का तस्वुर है वो उस तरी वो आज़ादी है कि जिसमें हम उसको आइडियल के तौर पर ले रहे हैं, कि जिसके अंदर हम ये करेंगे खल्क इंसान खुद करेगा कि खैर क्या है। तो क्या नहीं, ये बात बिल्कुल। तलहा जो बात कर रहा है ये बहुत आगे की बात है, और ये बहुत मुश्किल बात है, कम से कम वो लोगों के लिए जो अभी नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम को रीड कर रहे हैं। और तलहा की ये जो बात जो है ये बहुत आगे की बात है। नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम जो है वो, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डेफिनेशन है, फ्रीडम इज द एब्सेंस ऑफ लिमिटेशन, और इसके नतीजे में फिजिकल ऑब्स्टिकल्स को एलिमिनेट करने के लिए आपको जो है साइंस और टेक्नोलॉजी पे इन्हिसार करना पड़ेगा, और सोशल ऑब्स्टिकल को रिमूव करने के लिए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस पर इन्हिसार करना पड़ेगा, और इसी तरीके से लीगल ऑब्स्टिकल्स को एलिमिनेट करने के लिए आपको लिबरल रियासतों पर इन्हिसार करना पड़ेगा। तो मैं बार बार आपको ये बताता रहा हूँ कि ये जो तस्वुर है कि साइंस और टेक्नोलॉजी से फिजिकल ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो जाते हैं, और सिविल सोसाइटी से सोशल ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो जाते हैं, और लिबरल रियासतों में लिबरल ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो जाते हैं, ये एक सेकेंड लेयर इंटेलिजेंशिया का दावा है। सेकेंड लेयर इंटेलिजेंशिया से मुराद वो लोग जो कि सहाफ़ी हैं या जज हैं, लॉयर हैं, ये भाई जो कि ऑपरेशनल साइड के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। और मैंने ये बताया था कि जब हम ये पढ़ लेंगे तो हम ये बताएंगे कि बुनियादी तौर पर ना तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नतीजे में कोई सब्सटेंटिव फ्रीडम हासिल होती है, ना सिविल सोसाइटी के नतीजे में सब्सटेंटिव फ्रीडम हासिल होती है, और ना लिबरल रियासतों में सब्सटेंटिव फ्रीडम हासिल होती है। तो जो तलहा बात कर रहा है, जो हो सकता है कि कुछ लोगों की समझ में नहीं आया हो, कि मॉडर्न लिबरल स्टेट से ज़्यादा हैकमोनिक स्टेट्स कोई नहीं होती है, और लिबरल स्टेट से ज़्यादा आपकी जो प्राइवेसी की इंटरवेंशन है कोई रियासत नहीं करती। यानी कि बादशाह बेचारे को क्या पता था एक ज़माने में कि आप अपने घर के अंदर क्या कर रहे हो। ये बादशाह को क्या पता होता था कि किसी की बीवी ने किसी के शौहर के शौहर ने कब बीवी के साथ ज्यादती की है, या उस पे हाथ उठाया है, या ये कि बादशाह को कब पता चलता था कि कौन सा आदमी इस वक्त कहाँ पर है। जाहिर है कुछ मखसूस लोग होते थे जिन पर वो नजर रखते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के तो दिल में जो आता था वो करते थे। तो जो तलहा अभी बात कर रहा है वो उस फ्रीडम की बात कर रहा है जिसमें फ्रीडम एज एबिलिटी तो थी, लेकिन चूंकि वो पॉलिटिकल आइडियल नहीं थी, इसलिए उसकी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन स्टेट क्राफ्ट के लेवल पर इतनी डीपन नहीं थी जितनी के लिबरल स्टेट में होती है। लेकिन ये मैं समझता हूँ ये बात कि जो लोग अभी हमारी सेशन के अंदर हैं, जाहिर है कि उनको तो ये बेचारे कितने हैं, हाँ 14 भाई, 14-15 लोग हैं, तो ये तो अभी इनके समझ में नहीं आएगी ये बात। तो अगर जिसके समझ में नहीं आई तो कोई ऐसा मसला नहीं। ये हम जब लिबरल कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम देख लेंगे और पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम देख लेंगे, और उस वक्त तक मैं जिंदा भी रहा, तो फिर जो है मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ना तो साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए कोई सब्सटेंटिव फ्रीडम इंक्रीज करती है, बल्कि वो एक्चुअली इमेंसिपेटरी है ही नहीं, वो तो है मैकेनिज्म कंट्रोल का। इसी तरीके से सिविल सोसाइटी भी मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल ही है, और लिबरल रियासतों से ज्यादा तो कंट्रोल किसी रियासत में होता ही नहीं, यानी कि तस्वुर ही नहीं किया जा सकता न उस मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल का जो कि लिबरल रियासतों के पास अवेलेबल होता है। उसकी क्या वजूहत हैं वो हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल ये तस्वुर कर लें कि जो आम जो छुटेरा है, जो टटपूंजिया है, या जो छुट्टन भाई और बड्डन भाई जो
सहाफी भाई या लॉयर भाई जो टीवी पे बैठे के टैं कर रहे होते हैं फ्रीडम के बारे में, उनकी सतह के ऊपर आके अभी हम बात करते हैं। वो भाई जिस फ्रीडम के तस्वुर पे बिलीव इन है, उसकी बात करते हैं अभी। अभी जो तल्हा ने बात की, आप फॉरगेट अबाउट इट, हाँ, उसको बाद में हम करेंगे, वी विल एक्सप्लेन इट टू यू। अभी मैंने रिकॉर्ड पे लाने के लिए बता दिया कि कहीं लोग ऐसा ना समझे कि जबर और इस्तबदाद का जो तस्वुर जो है वो बादशाहतों के अंदर होता था, वो अ, जिस मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल के साथ होता था, उसकी पेनिट्रेशन जो थी इंडिविजुअल की जिंदगी के अंदर, वो वैसी नहीं थी जैसी कि लिबरल रियासतों के अंदर है। और ये बहुत बड़े बड़े जो थिंकर्स हैं, उन सबका ये ख्याल है कि ये सही बात है। ऐसा नहीं है कि वो इससे डिसएग्री करते हैं, बड़े थिंकर्स की बात कर रहा हूं। तो वो खैर अभी इसको भी हम रोक देते हैं। अभी आप लोग मुझे ये बात बताएं कि क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि थियरी में इन थियरी, क्या रियासत, वो रियासत जो फ्रीडम को आइडियल समझे और फर्द का के लिए ये गारंटी करे कि वो अपने फर्द के लिए ये गारंटी करे कि वो फर्द अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में न सिर्फ ये कि नंबर वन गुड को डिटरमिन करे, फिर उस गुड को अपने एक जिंदगी के दायरे के अंदर वो इस तरह प्रैक्टिस करे कि कोई दूसरा इंसान या माशरा या रियासत या इवन क्या बोलते हैं रिलीजन, जैसे वो लोग चर्च का की बात करते थे कि चर्च पेनिट्रेट करता था, तो चर्च या रिलीजन उस दायरे में दाखिल ना हो सके। और ये कौन मुमकिन बनाएगा? ये रियासत खुद मुमकिन बनाएगी। यानी कि पाबंद किसको करेगी? रियासत फर्द को भी पाबंद करेगी, माशरे को भी पाबंद करेगी, चर्च को भी पाबंद करेगी, और अपने आप को भी पाबंद करेगी कि इस दायरे के अंदर हम दखल दर माखूलात नहीं करेंगे। ऐसी रियासत जो है वो ये दावा कर सकती है कि वो लीगल ऑब्स्टिकल्स को इलिमिनेट कर रही है, कर सकती है, कर रही है, करती रहेगी। ऐसी लिबरल रियासत जो ये दावा करती है, जिस कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम पर वो बिलीव इन है, उसे हम कहते हैं नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम। ये पहली पहली बात है, ये पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट। तो इसका मतलब ये है भाई कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन से मुराद पहले तो ये समझ लें कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन से क्या मुराद है। यानी कि हर फर्द का ये हक है कि वो खैर को खल्क करे, खैर को चूज नहीं करे, खैर को क्रिएट करे। तो पहली चीज याद रखें कि नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम हर फर्द का, हर इंसान का, हर अडल्ट ह्यूमन बीइंग का ये हक तस्लीम करती है, एक्सेप्ट करती है या एक्नॉलेज करती है कि हर फर्द अपनी इनफरादी हैसियत में इस काबिल है कि वो डिफाइन कर सके कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, एटलीस्ट फॉर दैट इंडिविजुअल। और वो इसका हक भी रखता है कि वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने खैर के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। और जब वो जिंदगी गुजार रहा हो तो उसकी उस दायरे के अंदर कोई दूसरा फर्द, माशरा, रियासत या मजहब दखल अंदाजी ना करे। और इस दायरे की प्रोटेक्शन जो है वो किसकी जिम्मेदारी होगी? रियासत की जिम्मेदारी होगी। और रियासत फर्द का ये हक तस्लीम करेगी कि वो खैर को
जैसा चाहे खल्क कर ले। सही है। और इस तख्लीक के हक को कहते हैं राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है भाई, ये है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जिसको हमारे यहाँ सब लोग उछल उछल के यानी कि वैल्यू कर रहे होते हैं, और आपको ये बताया जा रहा होता है कि जो कुछ भी आपको खैर मिलेगा वो आपका हक है, और आप अपने खैर को खुद शनाख्त करें और उसको प्रैक्टिस करें। और ये जो है बुनियादी तौर पर हर वैल्यू सिस्टम के लिए एक्नॉलेज किया जाने वाला दावा है। इस वजह से राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की पजीराई जो है वो दुनिया की पॉलिटिकल थियोरी में जितने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को एक फंडामेंटल कंडीशन ऑफ जस्ट स्टेट और जस्ट पॉलिटिकल आइडियल के रिकग्नाइज करते हैं। और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब ये तीन कंडीशंस हैं जो यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं। पहली इसकी कंडीशन ये है दैट यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू डिटरमिन योर ओन कंसेप्शन ऑफ गुड, यानी कि आप हर बंदा अपनी मर्जी से अपने खैर को खल्क करने का मुकल्लिफ है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हर बंदा आजाद है अपने खैर को खल्क कर देने के बाद अपने तख्लीक करदा खैर को रिवाइज करने में भी, और रिकंसिडर करने में भी, और उसको प्रैक्टिस करने में। इसका मतलब ये है कि अगर फर्ज किया कि एक भाई अपना कोई कंसेप्शन ऑफ गुड डिफाइन करता है और थोड़े अरसे के बाद वो कहता है कि नहीं, मेरा जो कंसेप्शन ऑफ गुड जो था ना वो ठीक नहीं था, वो गलत था, तो वो उसे रिवाइज कर ले। वो रिवाइज कर सकता है। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चेंज कर सकता है, रिवाइज कर सकता है, रिकंसिडर कर सकता है, और अपनी इस चेंज, अपनी इस रिवीजन और अपनी इस रिकंसिडरेशन के लिए वो किसी को जवाब दे नहीं है। ना वो दूसरे इंसान को जवाब दे है, ना वो माशरे को जवाब दे है, ना वो रियासत को जवाब दे है, ना वो मजहब को या चर्च को जवाब दे। इसका मतलब ये है कि अगर वो कहता है कि आज मैं ये हूं और कल मैं ये हूं और परसों मैं ये हूं, तो ये जिम्मेदारी है उस सिस्टम की कि वो एक्नॉलेज करे और उस सिस्टम के अंदर उस कंसेप्शन को वो अगर रिवाइज कर दिया है किसी भाई ने, तो उसको वो एक्नॉलेज कर ले, और वो उस नए रिवीजन के साथ भी उसकी माशरती हैसियत, उसकी माशरती कदर में कोई तब्दीली रूनुमा ना हो। यानी कि अगर फर्ज किया कि एक इंसान, लेट सपोज के किसी माशरे में, एक हिंदू माशरे में, उसने अपना कंसेप्शन ऑफ गुड ये डिटरमिन किया कि मैं जो है वो मंदिर जाऊं, मंदिर। तो ठीक है, वो मंदिर जा रहा है, लेकिन मंदिर जो है वो एक पब्लिक स्फीयर में है, और वहां पे और दूसरे बहुत सारे हिंदू भी हैं जो कि जाते हैं वहां पर मंदिर में। ये भी मंदिर में चला गया, और मंदिर में जाके भाई इसने वही इबादत की जैसे दूसरे भाई कर रहे हैं, और फिर मंदिर से निकल आया, फिर दूसरे दिन भी निकल आया, फिर तीसरे दिन भी निकल आया। फिर जो है एक दिन उसको ख्याल आया कि भाई ये जो मंदिर है ना, मंदिर में जाना, ये माथा वाथा टेकना, ये सब जो है ना फजूल चीज़ है और ये गलत है। बल्कि अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जो है वो मंदिर जाना छोड़ रहा हूँ, और मैं मंदिर जाने के बजाय मैं पार्क में जाके एक सर्किल ज्वाइन करता हूँ जहाँ पर हम जोर जोर से हंसेंगे। लाफ्टर थेरेपी में अपना वो टाइम जो मैं मंदिर में लगाता था, अब मैं लाफ्टर थेरेपी में लगाऊंगा। तो आप लोगों को पता है ना लाफ्टर थेरेपी? लाफ्टर थेरेपी का मतलब पता है आप लोगों को? जी हजरत। हाँ भाई, क्या जी करते जी। हैं उसमें?
तो नहीं करते क्या है उसमें? उसमें कई लोग इकट्ठे होके एक पार्क में जोर जोर से हाथ ऊपर उठा उठा के हंसते हैं। जी। योगा बगैर कराते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे। बगैर किसी वजह के तो जो उनके पास इम्पोर्टेंट तो हो। वजह होती है। नहीं, कोई वजह नहीं होती। वजह कोई नहीं होती, यानी कि जैसे आप कहें कि 8 बजे से 9 बजे तक मैं हंसूंगा, तो वहां सर्किल में जाके आप खड़े हो जाओगे और आप हंसना शुरू कर दोगे। ये नहीं कि कोई लतीफे सुनाता है, कोई आपके सामने एक्टिंग करता है, बस वो हंसना शुरू कर देता है। सही है। और कुछ लोग जो समझदार होते हैं वो उनको हंसता हुआ देख के उनको हंसी आने लगती है, और कुछ लोग हंसी को अपने ऊपर तारी करते हैं, और वो ये समझते हैं कि इसके नतीजे में हमारी बॉडी डिसीव हो जाएगी, और हमारी बॉडी के अंदर वो एंजाइम सिक्रीट होने शुरू हो जाएंगे, जो कि सेरोटोनिन वगैरह पैदा होना शुरू हो जाएगा, जो हमें पीसफुल करेगा और काम करेगा वगैरह वगैरह। और ऐसा होता भी होगा। फर्ज कर लें, अभी कुछ और मैं कह रहा था। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसने मंदिर जाना छोड़ दिया और लाफ्टर थेरेपी में आ गया। वहां पर भी वो पब्लिक स्फेयर में था, और यहाँ पर भी वो पब्लिक स्फेयर में है। लेकिन फर्ज किया कि जो मंदिर में जो लोग थे, मंदिर के लोग जो थे, वो उन्होंने कहा भाई आज आप मंदिर में आए नहीं, तो आप यहाँ पर अपना क्या कर रहे हो ये। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, अब मैं मंदिर जाने को मुनासिब नहीं समझ रहा, अब तो मैं ये मुनासिब समझ रहा हूँ। तो वो लोग जो मंदिर में उसके साथ इबादत करते थे, उनको ये हक नहीं पहुंचता कि वो उसके इस चेंज ऑफ कंसेप्शन ऑफ गुड, या रिवीजन ऑफ कंसेप्शन ऑफ गुड, या रिकंसिडरेशन ऑफ द कंसेप्शन ऑफ गुड की बुनियाद पर उसकी माशरती हैसियत को जज करें। यानी कि उसकी माशरे में हैसियत वही रहनी चाहिए, कि चाहे वो मंदिर जाए, चाहे वो लाफ्टर थेरेपी पे चला जाए, चाहे वो योगा पे चला जाए, चाहे वो उल्टा लटक जाए, चाहे वो नाचना शुरू कर दे, जो वो करना चाहता है करे, इसकी बुनियाद पे उसकी माशरती हैसियत मुतासिर नहीं होनी चाहिए। अगर माशरती हैसियत मुतासिर नहीं हो रही, तो नंबर वन, वो माशरा सिविल माशरा है। अगर उसकी रियासत के अंदर उसकी हैसियत मुतासिर नहीं हो रही, तो वो एक लिबरल रियासत है। अगर वो मजहब या मजहबी कुव्वतें न्यूट्रल रहती हैं इस बात पर कि भाई पहले वो ये करता था अब ये, और वो बिल्कुल उसको उसके हाल पे छोड़ देती हैं, तो इसका मतलब है कि वो ऐसे मजहब हैं जो कि एक लिबरल रियासत में, एक लिबरल माशरे में प्रैक्टिसेबल रिलीजन्स है। और वो दूसरा फर्द जो इंडिविजुअल था जिसके साथ वो चर्च मंदिर में जाता था, वो भी उसको उतना ही इज्जत करता रहे जितना इज्जत वो उसको मंदिर के अंदर आने पे करता था। तो वो लोग हकीकी मायनों में उसके राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को कर रहे हैं रिस्पेक्ट। लेकिन अगर उन्होंने उसके साथ माशरती ताल्लुकात खत्म किए, उसको मजहबी बुनियादों पर डिस्क्रिमिनेट किया, या रियासत ने उसके ऊपर पाबंदियां आई थी, या माशरे ने उसे माशरती जो इवेंट्स हैं, सोशल इवेंट्स हैं, उसके अंदर उसे मार्जिनलाइज किया, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो माशरा, वो फर्द, वो मजहब और वो रियासत आज़ादी को बुनियादी कदर के तौर पर कबूल नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को उसकी लेटर और उसकी स्पिरिट में एक्नॉलेज नहीं कर रहे। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने उस फर्द को मुकल्लिफ नहीं समझा कि वो खैर को खुद खल्क करे। वो उसको ये हक नहीं दे रहे कि वो खैर को चेंज करे, रिवाइज करे और रिकंसिडर करे। इसका मतलब ये हुआ कि आप राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बुनियाद पे अगर किसी कम्युनिटी के अंदर एक्सेप्टेबल हो जाते हैं, और अपनी कंसेप्शन ऑफ गुड की रिकंसिडरेशन के बाद उस कम्युनिटी में अपना मकाम खो देते हैं, तो वो कम्युनिटी लिबरल कम्युनिटी नहीं है।
वो इंडिविजुअल लिबरल इंडिविजुअल्स नहीं है, और वो रियासत लिबरल रियासत नहीं है जहां पर ये मनमानी वो कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब ये है कि हर इंसान के लिए रियासत एक नॉन इंक्रोचमेंट का एरिया डिटरमिन करे, और उस एरिया ऑफ नॉन इंक्रोचमेंट के अंदर फर्द जो है वो अपनी खैर को डिटरमिन करे, और उसके लिए वो किसी को जवाब दे ना हो। क्या ये बात आप लोगों की समझ में आ गई या नहीं? जी हजरत। क्या क्या समझ में आया, चले आप बताएं। चलिए बताएं, क्या समझ में आया। और यही समझ में आया कि आपने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में बताया कि एक जी। वालेकुम सर। जी भाई। सर, जो समझ में आया वो ये कि एज अ ह्यूमन यू आर फ्री टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू एंड यू कैन चेंज इट फर्दर एज वेल। और गवर्नमेंट का काम ये है कि इस राइट को प्रोटेक्ट करे, एनेबल करे, सस्टेन करे। और अगर वो नहीं कर रही है तो वो लिबरल स्टेट नहीं है। और अगर वो माशरा भी जो है इस चीज़ को इनकरेज नहीं कर रहा या प्रोटेक्ट नहीं कर रहा तो वो माशरा भी लिबरल माशरा नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। जी। तो इसमें जो है, अगर फर्जी है कि जब भी आप कभी कोई कोई भी इंसान किसी भी माशरे में फ्रीडम के बारे में सवाल उठाता है कि आई वांट फ्रीडम, तो जो उसके इर्द गिर्द समझदार लोग होते हैं वो कहते हैं, तुमसे दो तरह के क्वेश्चंस को करते हैं। जब भी कोई इंसान फ्रीडम से मुताल्लिक कोई क्वेश्चन रेस करता है ना, कि आई वांट फ्रीडम, तो जो समझदार लोग होंगे वो आपसे पूछेंगे कि भाई फ्रीडम फ्रॉम व्हाट, या फ्रीडम टू व्हाट। सही है। तो दो तरह के पॉसिबिलिटीज हैं। एक, आज़ादी आपको चाहिए, बिल्कुल सही है। तो किस से आज़ादी चाहिए, किस से आज़ादी चाहिए, इस फ्रीडम फ्रॉम व्हाट। और फ्रीडम टू व्हाट का मतलब यह है कि आज़ादी किस लिए चाहिए, किस लिए चाहिए। तो अगर आप फ्रीडम फ्रॉम को कंसेप्चुअलाइज करें, तो उसकी सिचुएशन भाई ऐसी होगी। सही है।
तो जब आप कहते हैं कि आपको आज़ादी चाहिए, तो इसका मतलब है ये है वो ऑब्स्टिकल या लिमिट जिससे आप आज़ादी चाहते हो। ये यू वांट फ्रीडम फ्रॉम दिस, इससे आगे बढ़ना चाहते हो। सही है। और जब आप कहते हो फ्रीडम टू, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको निशानदेही करनी पड़ेगी उस चीज की तरफ जिस तक आप जाना चाहते हो। सही है। तो नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम को आमतौर पर जब हम एक्सप्लेन करते हैं, तो जिस कॉन्टेक्स्ट में उसे एक्सप्लेन करते हैं वो है फ्रीडम फ्रॉम। फ्रीडम फ्रॉम, इसका मतलब ये हुआ कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को समझने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने ये देखना होता है कि क्या हर इंसान अपने इस दायरे में, एक इनफरादी दायरे में, अपने प्राइवेट स्फेयर के अंदर वो जो चाहना चाहे चाह सकता है या नहीं। और दूसरा आदमी जो उससे बिल्कुल डिफरेंट चीज चाह रहा है, क्या वो भी अपना कंसेप्शन ऑफ गुड रियलाइज कर सकता है? अगर ये दोनों अपने अपने कंसेप्शंस ऑफ गुड जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, बल्कि अप टू सम एक्सटेंट कॉन्ट्रडिक्टरी है, ये आदमी अपनी इनफरादी हैसियत में नमाज पढ़ने को अच्छा समझ रहा है, ये आदमी अपनी इनफरादी हैसियत में शराब पीने को अच्छा समझ रहा है। हाँ, तो दोनों जो है वो अपने अपने कंसेप्शंस ऑफ गुड को प्रैक्टिस करें विदाउट बीइंग इनक्रोच्ड बाय द अदर, तो हम ये कहेंगे कि ये लोग आजाद इंसान हैं। और ये भाई, अगर फर्ज कर लेते हैं ये चार अलग अलग इंसान हैं, एक इंसान अपने प्राइवेट स्फेयर में इबादत कर रहा है, एक अपने प्राइवेट स्फेयर में शराब पी रहा है, एक अपने प्राइवेट स्फेयर में रिसर्च कर रहा है, और एक अपने प्राइवेट स्फेयर में घास के पत्ते गिन रहा है। और इसके बावजूद कि ये सब कंसेप्शन ऑफ गुड एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, इनकमेंशोरेबल हैं, आपस में कंपेयर नहीं हो सकते, इन सबको इक्वली गुड मानने वाली जो स्टेट होती है, ऐसी स्टेट जो इन सबको इक्वली गुड माने, थियोरेटिकली, एक्चुअली ऐसा होता है या नहीं ये बाद में देखेंगे, थियोरेटिकली ऐसी स्टेट लिबरल स्टेट होती है। और लिबरल स्टेट थियोरेटिकली ये क्लेम करती है कि एज लॉन्ग एज यू आर नॉट अफेक्टिंग द परसूट ऑफ द गुड acknowledged or determined by other individual, you are free to determine and practice your own conception of good. But if your conception of good is going to violate the area of non-encroachment of the other individual, then your conception of good will be questioned. Why it is being questioned? क्योंकि उस कंसेप्शन ऑफ गुड की वजह से दूसरे का कंसेप्शन ऑफ गुड रियलाइज नहीं हो पा रहा। तो पहली चीज आप अच्छी तरह याद रखें कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब ही ये है कि गुड के मामले में आप कोई दूसरा रेफरेंस पॉइंट अदर देन इंडिविजुअल विल अगर आप लेकर आते हैं, मिसाल के तौर पे रिलीजन को लाते हैं, मिसाल के तौर पे रिवायात को लेके आते हैं, मिसाल के तौर पे आप रस्म व रिवाज को लेकर आते हैं, मिसाल के तौर पे आप कन्वेंशंस को लेकर आते हैं, मिसाल के तौर पे आप जो है वो जेंडर को लेकर आते हैं, कोई भी बुनियाद हो आपकी, तो वो कंसेप्शन ऑफ गुड एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेल्फ डिटर्मिनेशन प्रायोरिटी ऑफ राइट ओवर गुड को
सेक्युलर फ्रेमवर्क के अंदर ही रियलाइज कर सकता है। क्यों? क्योंकि सेक्युलर फ्रेमवर्क थियोरेटिकली बार बार मैं कह रहा हूं थियोरेटिकली ये क्लेम करता है कि हर फर्द अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में खैर को डिटरमिन करे और उसको रिकग्नाइज किया जाएगा। नहीं तो फिर रियासत का क्या काम होगा? रियासत का काम ये होगा कि इन अफराद को अपने अपने दायरों के अंदर मुक़य्यद रखना या अपने अपने दायरों तक महदूद रखना। इसका मतलब ये हुआ कि दो बातें आपको पता होनी चाहिए। नंबर वन, प्राइवेसी का हमारे यहाँ लोग मतलब ये समझते हैं कि जब आप अपने घर चले जाते हो तो ये आपका प्राइवेट स्फेयर हो गया। लिबरल फ्रेमवर्क के अंदर या वो लोग जो फिलहाल नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम पे यकीन रखते हैं, इस फ्रेमवर्क में प्राइवेट स्फेयर का मतलब तुम्हारी घर नहीं है। घर के अंदर दूसरे इंसान मौजूद हैं, माँ मौजूद है, बाप मौजूद है, भाई मौजूद है, बहन मौजूद है, बीवी मौजूद है, बच्चे मौजूद। तो यू आर एक्चुअली इन पब्लिक स्फेयर। तो प्राइवेट स्फेयर का मतलब ये होता है व्हेन यू आर affecting yourself only. And if you are influencing or affecting anyone other than yourself, then you are no more in your private sphere, you are in public sphere. इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम में एक फर्द को दूसरे फर्द से अपने अपने दायरों के अंदर महदूद करने का जो निज़ाम कवानीन है, उससे जब तक कि रियासत इंस्टॉल नहीं कर देती, इस तरह के कोई भी फर्द, चाहे वो बाप हो, बेटा हो, बीवी हो, शौहर हो, माँ हो, बाप हो, भाई बहन हो, अगर वो उनको उनके इनवायलेबल एरिया ऑफ नॉन इंक्रोचमेंट के अंदर महदूद नहीं कर सकती, नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब है वो रियासत ने लीगल ऑब्स्टिकल्स सब्सटेंटिवली एलिमिनेट नहीं किए या सोशल ऑब्स्टिकल्स सब्सटेंटिवली एलिमिनेट नहीं किए। लिहाजा ये मुमकिन ही नहीं है कि ऐसी रियासत मौजूद हो जो फ्रीडम को आइडियल समझती हो और सिविल सोसाइटी के अलावा कोई दूसरी सोसाइटी सरवाइव कर जाए। मजहबी माशरा या कबायली माशरा या रिवायती माशरा या पैट्रियार्किकल या मैट्रियार्किकल सोसाइटी बरकरार नहीं रह सकती। क्यों नहीं बरकरार रह सकती? क्योंकि उन तमाम सोसाइटीज के स्ट्रक्चर्स के अंदर फर्द खैर को खल्क करने का मुकल्लिफ है ही नहीं। ना मजहबी माशरों में होता है, ना कबायली माशरों में होता है, ना रिवायती माशरों में होता है, ना पैट्रियार्की में होता है, ना मैट्रियार्की में होता है, ना ट्रेडिशनल सोसाइटीज में होता है। ये सिर्फ सिविल सोसाइटी में ऐसा हो सकता है। पहली चीज याद रखें कि सिविल सोसाइटी समटाइम्स सिविल सोसाइटी का प्रोडक्ट हो सकती है लिबरल स्टेट, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लिबरल इंटरवेंशन की वजह से सिविल सोसाइटी इमर्ज होती है और सिविल सोसाइटी ग्रेजुअली ताकतवर होती है और वो रिप्लेस करती है ट्रेडिशनल सोसाइटी को, वो रिप्लेस करती है कन्वेंशनल सोसाइटी को, वो रिप्लेस करती है मजहबी माशरे को, वो रिप्लेस करती है पैट्रियार्की को और मैट्रियार्की को बाय डायरेक्ट स्टेट इंटरवेंशन। तो स्टेट का जो काम होता है वो ये होता है कि अफराद को उनके इनफरादी दायरों तक महदूद रखा जाए। और जो अभी तला ने बात की थी, जो हो सकता है आप लोगों की समझ में नहीं आई हो, वो ये कि जब आप फर्द की इनफरादी जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश करते हैं तो हर लम्हे फर्द की जिंदगी दूसरे फर्द की जिंदगी से खैर की बुनियाद पर टकराव में जा सकती है। लिहाजा हर लम्हे इस टकराव को अवॉइड करने के लिए रियासत को एक फर्द के बीच में रियासत होती है अपने पूरे ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के साथ। लिहाजा इन दो
अफराद के बीच में रियासत मौजूद है, इन दो अफराद के बीच में भी रियासत मौजूद है, इन दो अफराद के बीच में भी रियासत मौजूद है, इन दो अफराद के बीच में भी रियासत मौजूद है। और इन सब को अपने अपने दायरों में महदूद करने के लिए रियासत को पता होना चाहिए कि ये क्या कर रहा है, और ये भी क्या कर रहा है, और ये भी क्या कर रहा है, और ये भी क्या कर रहा है। लिहाजा अगर रियासत को मुस्तकिल ये पता हो रखने की जरूरत पड़ रही है कि कौन क्या कर रहा है, तो फिर जो इसने तला ने जो टर्म इस्तेमाल की थी वो सर्विलेंस है। इसे हम कहते हैं पिनॉप्टिकॉन्स, पिनॉप्टिसिज्म, इनविजिबल मोड ऑफ सर्विलेंस। बज़ाहिर आपको लग रहा होता है कि आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन आपको सब देख रहे होते हैं। बज़ाहिर आपको लग रहा होता है कि आप यहाँ पर आज़ाद हो, लेकिन आप मॉनिटर हो रहे होते हो। एज लॉन्ग एज यू आर नॉट अफेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ अदर्स, you are doing, you are allowed to do whatever you want to do. But if you encroach or intervene others' privacy, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बीवी हो, कोई भी हो, then your right of self-determination will be taken away and you are going to be punished by the state. तो नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम की ये रिक्वायरमेंट है और ये कंडीशन है। क्या ये बात आप लोगों की समझ में आई या नहीं? जी, जी तला। अब सर ये बात तो मुझे समझ में आ गई। मैं एक जमनी सवाल हो सकता है आपसे करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत हैं। जी जी भाई। सर हम जैसे लिबरल थियरी के अंदर देखते हैं कि हम ये बताया जाता है कि देयर विल बी प्रायोरिटी ऑफ राइट ओवर गुड ना, थियोरेटिकली। यानी कि अगर हम कांट को या लॉक को या फिर फर्दर रॉल्स को भी देखें तो थियोरेटिकली ये बात आप जैसे आप भी बता रहे हैं कि देयर विल बी प्रायोरिटी ऑफ राइट ओवर गुड, कि हर इंडिविजुअल को यह हक होगा कि वो खैर का तयन खुद करे। पर क्या सर ये थियरी के अंदर ही कंटेस्ट नहीं हो जाता ये क्लेम लिबरल थियरिस्ट के पास ही, कि जब वो इस बात को बारहा इंडोर्स करते हैं, बारहा उसको प्रोपोगेट करते हैं, तो एक तरीके से वो एक तरीके का गुड खल्क करके सामने रख देते हैं कि भाई खैर यही है कि हर इंसान खुद तय करे कि खैर क्या है। क्या ये मतलब क्या ये खुद अपने अंदर कंटेस्ट नहीं हो जाते थियरी के अंदर? ये लोगों का एतराज है, हमारा भी ये एतराज है, और मुख्तलिफ लोग ये एतराज करते रहे हैं। लेकिन पहले उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू समझ लेते हैं जो ये इसको डिफेंड करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम हर फर्द को ये इजाज़त देते हैं कि वो खैर को खल्क करे, ठीक है, लेकिन हम इस इजाज़त की पर एक तहदीद आयद करते हैं। और वो तहदीद क्या है? वो तहदीद ये है भाई, that you should not violate others conception of good। यानी कि ये जो others का conception of good है, ये वायलेट नहीं होना चाहिए। अब ये कौन तय करेगा कि अदर का conception of good वायलेट हुआ या वायलेट नहीं हुआ? अगर ये रियासत तय करेगी। यानी कि अगर फर्जिए आपका कोई कंसेप्शन ऑफ गुड वायलेट हो गया और आप अदालत पहुंच गए, तो अब अदालत ये कहेगी कि भाई आप बताओ कि आप कैसे साबित करोगे कि आपका कंसेप्शन ऑफ गुड वायलेट हुआ या नहीं हुआ। तो किसको रियासत जो है वो ऑफेंडर रिकग्नाइज करेगी और किसको रियासत ऑफेंडर रिकग्नाइज नहीं करेगी, इसकी बुनियाद पर वो तय करते हैं कि आया रियासत जो है वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को रिस्पेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। कौन लोग ये तय करते हैं? मिसाल के तौर पे जो लिबरल थिंकर्स हैं। मिसाल, अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जो इजिप्ट के अंदर इख्वान की हुकूमत आई, तो इख्वान की जब हुकूमत आई, तो जिस ज़माने में इख्वान की हुकूमत वहाँ पे हुई, कायम हुई, तो उस ज़माने में एक जगह पर मैं ये लेक्चर वगैरह दे रहा था। तो वहाँ पर एक मजहबी तहरीक से वाबस्ता एक साहब थे जो फ्रीडम और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पर यकीन भी रखते हैं और डेमोक्रेटिक मींस के ज़रिए इस्लामी इनकलाब की कोशिश करते हैं। तो वो जो थे वो मेरा लेक्चर ले रहे थे। तो इस तरह की जब मैंने बातें की
तो बेचारे अपसेट हो गए और उन्होंने कहा कि भाई आप तो इस तरह की बात कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की स्ट्रगल की बुनियाद पर कोई भी इस्लामी निज़ाम का निफाज मुमकिन नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो है या नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि लिबरल थियरी में इसकी गुंजाइश नहीं है। तो वो बड़े अपसेट हो गए। उन्होंने कहा कि देखें, ये अभी इखवान ने जो है कामयाबी हासिल की और पोल्स के जरिए वो हुकूमत में आ गए और पोल इलेक्शन में वो कामयाब हो गए और उसकी बुनियाद पर वो इलेक्शन जीत गए। मैंने कहा तो इससे ये कहाँ से इम्प्लाई हो गया कि उन्होंने जो है इस्लामी निज़ाम नाफिज कर दिया। बोले नहीं, तो अब तो वो करेंगे। मैंने कहा नहीं, कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा वो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए करेंगे। मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए क्या वो ये बात अमेंड कर सकते हैं कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर विल ऑफ द गॉड होगी? क्या वो ये कर सकते हैं? बोलेंगे जी मेजोरिटी लोग उनके साथ हैं तो वो ये कर सकते हैं। मैंने कहा अगर वो ये कर लें, यू शुड कम एंड स्पेट ऑन माई फेस। तो वो अपसेट हो गए भाई और चले गए नाराज हो गए। तो आप लोगों ने देखा अपनी आंखों से कि मुर्सी ने जब कॉन्स्टिट्यूशनल मूव की और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसने इस्लामिक क्लॉजेस को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर लेकर आने की कोशिश की, रिवाइज करने की कोशिश की कॉन्स्टिट्यूशन को, तो मुर्सी को उन्होंने गवर्नमेंट से गिरा दिया और मुर्सी को पकड़ के बंद कर दिया। एक इलेक्टेड जो भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर था उनका, प्रेसिडेंशियल है मेरे ख्याल में, तो प्रेसिडेंट को बंद कर दिया। तो मुर्सी जो था वो खुद भी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पे बिलीव करता था और वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की स्ट्रगल कर कर ही बाय पीसफुल मींस इन इन्वर्टेड कॉमर्स, पीसफुल स्ट्रगल के नतीजे में डेमोक्रेटिक मींस के जरिए हुकूमत में आया था और वो डेमोक्रेटिक तरीके से ही कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज कर रहा था। तो वो समझा कि ये तो बदमाश है और इसने जो है क्या बोलते हैं मार्शल लॉ लगाया है सीसी ने, लिहाजा मेरी हुकूमत जो थी वो डेमोक्रेटिक थी और ये जो है अनडेमोक्रेटिक है और ये तो क्या बोलते हैं मार्शल लॉ के जरिए आया है, डिस्पोटिक है। तो उसने क्या किया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस कर दिया। अंदर ही था वो, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ, जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये क्लेम किया उन्होंने कि भाई हमें जो है हमारे डेमोक्रेटिक राइट को वायलेट किया गया है और हमारी हुकूमत को गिराया गया है और ये उस हुकूमत को आप नाजायज करार दें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका डेमोक्रेटिक राइट तो था, लेकिन आप अपने डेमोक्रेटिक राइट की बुनियाद पे इंडिविजुअल राइट्स को वायलेट कर रहे थे। अगर आप अपने डेमोक्रेटिक राइट यानी कि मेजॉरिटी के रूल की बुनियाद पर इंडिविजुअल के राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर विल ऑफ द गॉड को लाने की, विल ऑफ द गॉड का लफ्ज तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, कोई भी कंसेप्शन ऑफ गुड आप इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम उस कंसेप्शन ऑफ गुड को वायलेशन समझेंगे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की। और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पे पाबंदी या कंट्रोल सिर्फ उस वक्त किया जा सकता है अगर वो कंसेप्शन ऑफ गुड या वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन फ्यूचर के अंदर फ्रीडम को इंक्रीज करने के लिए कुर्बान किया जा रहा है। तो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पे तहदीद सिर्फ उस वक्त आयद की जा सकती है जब ये साबित किया जा सके कि ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन फ्रीडम की राह में रुकावट हो रहा है। लिहाजा उस एक्सप्रेशन ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को लिमिट किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है, इसकी एग्जांपल भी समझ लें। मिसाल के तौर पे एक घर है, उसमें माँ भी के पास भी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है और बाप के पास भी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, दोनों के पास राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, और वो मियाँ बीवी भी हैं। अब बीवी कहती है भाई मैं जो है ना ये घर में हांडी चूल्हा नहीं करूंगी, भाड़ में जाओ तुम, मैं जो है वो अपना नौकरी करूंगी। ठीक है। और शौहर कहता है कि भाई ठीक है, आप नौकरी करने की आपको इजाजत नहीं है, आप नौकरी नहीं कर सकते, मैं आपका शौहर हूँ, जो भी मैं कमा के लाऊंगा उसमें ही गुजारा करना पड़ेगा। वो कहे मैं तो करके रहूंगी नौकरी, वो कहे मैं जाने नहीं दूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा
शौहर को किस चीज की इजाजत है भाई? राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के हिसाब से। मतलब बस मशवरा दे दें और अपना एक ओपिनियन वो कह बताएं। रहे मैं तो करके रहूंगी, कह रहा नहीं डार्लिंग नहीं करने दूंगा, तो फिर क्या होगा? फिर आप बोलोगे भाई आप कॉन्फ्लिक्ट अपनी जिंदगी। कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट आएगा राइट ऑफ सेल्फ, यानी कि जो एरिया ऑफ नॉन इंक्रोचमेंट है वो वायलेट होएगा, और अगर औरत चाहेगी तो फिर वो कंप्लेन कर सकेगी और स्टेट फिर उस पर एक्ट करेगी और एरिया ऑफ नॉन इंक्रोचमेंट की वायलेशन ज्यादा से को। ज्यादा शौहर ये कर सकता है कि भाई मैं फिर तलाक दे देता हूं। लेकिन अगर फिर शौहर ने कहा ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना काम करने दूंगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो आदमी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को कर रहा है वायलेट, यानी कि अपने कंसेप्शन ऑफ गुड को इम्पोज कर रहा है उसके राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर। वो जो औरत है वो जॉब करना चाह रही है, वो अपनी जॉब करने के नतीजे में किसी के राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को वायलेट कर रही है भाई। सर अपेरेंटली तो नहीं, लेकिन ये कि और अपेरेंटली नहीं, नहीं ये नहीं, बस यही है। अपेरेंटली नहीं, एक्चुअली वो कह रही है भाई मैं जो हूँ नहीं कर रही किसी के राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को, आपको नौकरी करनी है करो, मुझे नौकरी करनी है, मैं एक फाइनेंशियल एमेंसिपेशन पे बिलीव करती हूँ, मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे बिलीव करती हूँ, मैं फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पे बिलीव करती हूँ, उसके लिए मुझे अपनी खुद अर्निंग करनी है। अब अगर फर्ज किया कि आप मुझे नहीं करने दे रहे, तो ठीक है फिर मैं तलाक ले लेती हूँ। वो कह रहे नहीं मैं तलाक भी नहीं दूंगा, तो फिर वो अदालत में जा सकती है। तो ये याद रखें कि रियासत की नज़र में मुजरिम वो होगा जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक ऐसा इजहार करेगा जिसके नतीजे में दूसरे का राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मुतासर हो रहा है। अब अगर शोहर ये केस बनाए, शोहर अदालत में ये बोले कि भाई मैं जो है अपनी बीवी को इसलिए नहीं जॉब करने देना चाहता कि इसके नतीजे में मेरी खुददारी मुतासर होगी। अब मेरी बीवी दूसरे ऑफिस में जाके अल्लू तल्लू के की डांट सुनेगी या उसकी इंस्ट्रक्शंस पे अमल करेगी, ये मेरी ऑनर के खिलाफ है। तो इसके नतीजे में मेरा राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट जो है मुतासर हो रहा है, लिहाजा मेरी बीवी को जॉब ना करने दिया है। तो कोई सुनेगा उसकी ये बात? नहीं सर, ऑब्वियसली नहीं कोई ये सुने। कहेगा कि भाई ये जो है आपका चंपूगिरी का ख्याल है, गैरत वैरत क्या 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 सवाल है भाई, वो अपनी जॉब कर रही है, एक सही काम कर रही है वो, आपको क्या हो रहा है? तो आप किसी की बीवी, अपनी बीवी, किसी की नहीं, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने बाप, अपने भाई, अपनी बहन के ऊपर अगर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को वायलेट करने के लिए कोई इंटरवेंशन करते हो, तो रियासत की नज़र में आप क्या कर रहे हो? कंसेप्शन ऑफ गुड को वायलेट कर रहे हो। तो ये याद रखें कि लिबरल ऑर्डर के अंदर पनिशेबल वो इंसान नहीं है जो कंसेप्शन ऑफ गुड को डिटरमिन कर रहा है, पनिशेबल वो है जो कंसेप्शन ऑफ गुड को इस तरह एक्चुअलाइज कर रहा है जिसके नतीजे में दूसरे का कंसेप्शन ऑफ गुड अफेक्ट हो रहा हो। ये लिबरल पोजीशन है या नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम की ये कंडीशन है। समझ में आ गई बात? अब यस, यस सर। अब इसको नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम को नेगेटिव क्यों कहते हैं? नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम को भाई नेगेटिव इसलिए कहते हैं कि नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम में को हम नापेंगे कैसे, मेजर कैसे करेंगे? नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम को मेजर करने का जो बुनियाद है वो ये है कि आपकी आज़ादी में कितनी मुदाखलतें हैं। जिस इंसान की जिंदगी में ज्यादा मुदाखलतें होंगी उसकी जिंदगी में आज़ादी कम हो जाएगी, और जिस इंसान की जिंदगी में
मुदाखलतें कम हैं, जिस इंसान की जिंदगी में मुदाखलतें कम है, मिसाल के तौर पे ये एक इंसान है और इसकी जिंदगी में कई मुदाखलतें हो रही हैं। मिसाल के तौर पे ए एक मुदाखलत कर रहा है, और फिर बी भी मुदाखलत कर रहा है, और फिर सी भी मुदाखलत कर रहा है, और फिर डी भी मुदाखलत कर रहा है। तो ये अम्मी हो गए, अब्बा हो गए, भाई हो गया, बहन हो गया, ये चार लोग जो हैं मिस्टर टट्टू की, मिस्टर टी की जिंदगी में मुदाखलत कर रहे हैं। तो मिस्टर टी को इस एरिया ऑफ नॉन इंक्रोचमेंट में कितनी तरह की मुदाखलतों का सामना करना पड़ रहा है? 4 किस्म की मुदाखलतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरीके से एक और भाई है, मिस्टर सही है, ये मिस्टर चंपू है। मिस्टर चंपू की जिंदगी में इनके, अल्लाह के फजल से इनके अब्बा मर चुके हैं। सही है, इनकी माँ भी मर चुकी है, और ये इकलौते थे, इनके घर में और कोई है नहीं, ये अकेला रह रहा है इस घर के अंदर। तो इस अपने घर के अंदर कुछ करने के लिए इसकी जिंदगी में कितने अफराद की मुदाखलत है? एक की भी नहीं। तो नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम में ये जो मिस्टर टी है, इसकी जिंदगी में ये 4 लोग मुस्तकिल मुदाखलतें करे जा रहे हैं। यानी कि इसकी जिंदगी में टेक्निकली 4 सोर्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स हैं, या 4 ऑब्स्टिकल्स। और ये भाई, चलो इसने फिर मिस्टर चंपू ने, इन पे बुरा वक्त आ गया तो इन्होंने एक लाडो से शादी कर ली। सही है, तो चंपू की जिंदगी में एक बीवी आ गई। सही है, तो अब चंपू की जिंदगी में जवाब देने और जवाब लेने वाला आ गया। तो बहरहाल इसको एक इंसान को हैंडल करना पड़ रहा है, चंपू को बीवी को हैंडल करना पड़ रहा है, जबकि टट्टू को ABCD को हैंडल करना पड़ रहा है। तो इसकी जिंदगी में ऑब्स्टिकल्स ज्यादा हैं और इसकी जिंदगी में ऑब्स्टिकल्स कम है। लिहाजा अगर फर्ज किया कि टट्टू को अपनी फ्रीडम को इंक्रीज करना है, तो उसने इन ऑब्स्टिकल्स को निगेट करना है। अगर टट्टू ऑब्स्टिकल्स को निगेट करने में कामयाब हो जाता है, तो उसका एरिया ऑफ नॉन इंक्रोचमेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो what actually freedom is in this example? Freedom is the negation of the obstacles you are facing in your life.
लेस ऑब्स्टिकल्स मोर फ्रीडम, मोर ऑब्स्टिकल्स लेस फ्रीडम। तो अगर फर्ज किया कि एक इंसान की जिंदगी में ज्यादा मुदाखलतें करने का इम्कान मौजूद है, या मुदाखलतों को भुगतने का इम्कान मौजूद है, तो उसके पास आज़ादी कम है। और जिसके पास जो है मुदाखलतें भुगतने के इम्कानात कम है, सही है, अपनी रुकावटें दूर करने का इम्कान जिसके पास ज्यादा है, वो इंसान जो है ज्यादा आजाद होगा। और अगर फर्ज किया कि वो इंसान जिसकी जिंदगी में रुकावटें हैं ही नहीं, तो उसकी जिंदगी में ज्यादा आजादी होगी। सो देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीडम एंड ऑब्स्टिकल्स। And who will define obstacles? You as an individual will define obstacles. It's up to you that whether you are considering these obstacles as obstacles or not. If you consider them as obstacles, it's your responsibility to eliminate those obstacles. और अपने उन ऑब्स्टिकल्स को जैसे जैसे आप निगेट करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी आज़ादी में इजाफा होता चला जाएगा। So there is an inverse relationship between obstacles and freedom. More obstacles, less freedom. Less obstacles, more freedom. तो टट्टू आजाद ज्यादा है या चंपू ज्यादा आजाद है? चंपू ज्यादा आजाद है सर। चंपू ज्यादा आजाद है, जी। क्योंकि चंपू को सिर्फ एक ही को भुगतना है, और वो भी औरत है और बीवी है, तो बीवी को तलाक दे के जान छुड़ा है। लेकिन यहाँ टट्टू का मसला ये है कि टट्टू के माँ बाप हैं और टट्टू के भाई बहन है, वो जान छोड़ते नहीं है, वो ब्लड रिलेशनशिप है वो। सही है, और टट्टू का अपना घर भी नहीं है। चंपू के तो घर भी अपना है, बीवी को कहेगा चलो भाई डार्लिंग आपको हम तलाक दे रहे हैं, आप जाओ छुट्टी करो यहाँ से। ये बहन भाई माँ बाप का क्या करेगा, वो तो जायदाद में हिस्सेदार है, साझेदार है। तो टट्टू बड़ी मुसीबत में है, इसीलिए उसको टट्टू कह रहे हैं। और चंपू जो है वो आजाद था, मुसीबत अपने घर खुद ही लेके आ गया वो, इसीलिए उसको चंपू कह रहे हैं। तो समझ में आ गया, एक आजाद इंसान जो होता है वो हकीकतन तन्हा होता है, अकेला होता है, इंडिविजुअल होता है। तो आपने देखा होगा जितने भी सुपरमैन होते हैं, जितने भी सुपर हीरोज होते हैं, इनके फिल्में बनती हैं, वो अकेला ही होता है, उसकी शादी वादी नहीं हुई थी। हाँ, देखा है आपने? और उसको उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। जैसे ये जो होते हैं इक्वलाइजर, जो है जो एक कैरेक्टर है, उसका ना कोई माँ है, ना बाप है, ना बाप बहन है, ना बेटी है, ना बीवी है, ना शौहर है। वो छड़ा छांट घूम रहा है अकेला। तो उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, कोई पूछ नहीं सकता, कोई कर नहीं सकता। उसके दिल में जो आता है वो करता है, और कर कर आके काम निकल जाता है। तो ये याद रखें कि इसको नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम नेगेटिव क्यों कहते हैं। नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम को नेगेटिव इसलिए कहते हैं that you define your freedom in terms of the negation of the obstacles you are facing in your life. The less obstacles, more freedom. More obstacles, less freedom. So it is the duty of the state to eliminate or help the individual to eliminate those obstacles which are intervening or encroaching others' freedom. Since the state cannot perform function, so it generates civil society. And civil society help you out to eliminate those obstacles which are encroaching and intervening your autonomy and self-determination. समझ में आ गई बात आप लोग? क्या ये बात आप लोग की समझ में आई? यस सर। ठीक, तो हमने 4 पॉइंट्स नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम में देखे कि नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम और पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम में जो डिस्टिंक्शन है वो मॉरल नहीं है।
number one. Number two, negative conception of freedom, conventional conception of freedom नहीं है. Conventional conception of freedom choice देता है between good and evil, or good or bad, and good has already been determined and bad has already been determined. Negative conception of freedom acknowledge your capacity to determine good, and for determination of good, you are not answerable to anyone other than yourself. It is the responsibility of the state to protect the inviolable area of non-encroachment and protect individual right to determine his own conception of good, protect his capacity to change, revise, and reconsider his conception of good, and protect individual from others' violation of his area of non-encroachment by the other individual, by the society, by the state itself, and by the religion. अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि you are free and you are prioritizing right over good. In this context, the notion of the good is personal and private, and it has trivial significance regarding the determination of the overall structure of a system of justice. और ऐसे सिस्टम ऑफ जस्टिस के अंदर जो है वो राइट को प्रोटेक्ट करना स्टेट की जिम्मेदारी होती है, और राइट जो है वो अंडरमाइन नहीं किया जा सकता. ठीक है जी, अभी इसको यहीं पे रोक लेते हैं. नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम, आप लोग इसको अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिएगा, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम को देखेंगे. ठीक है जी, ओके, खुदा हाफिज.